हेलो एवरीवन। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, मेनली थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम थियोरीज ऑफ लीडरशिप और मोटिवेशन की बात करेंगे। फिर हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, जिसमें हम चेस्टर बर्नार्ड और इन सारे स्कॉलर्स की बात करेंगे। देन वी विल ऑल्सो डिस्कस मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, particularly मैरी पार्कर फॉलेट का जो वर्क है वो। एंड देन लास्टली विल डिस्कस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वेरी स्पेसिफिकली द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर ड्रकर। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट से। अब हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थियोरीज फ्रॉम साइंटिफिक मैनेजमेंट टू कंटेम्प्रेरी पैराडाइम। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी, जिसे हम टेलरिज्म भी कहते हैं, ये लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ और इसने प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाला इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पर और सब्सिक्वेंटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे भी। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, जो ओरिजिनली मैकेनिकल इंजीनियर थे, इस थियोरी के फाउंडिंग फादर हैं। टेलर का वर्क इमर्ज्ड हुआ कॉन्टेक्स्ट में जहां अमेरिकन इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपैंड कर रही, लेबर इश्यूज हो रहे थे, प्रोडक्टिविटी और इफ़िशेंसी इश्यूज हो रहे थे, जैसे कि वेस्टफुल प्रैक्टिसेस बहुत कॉमन था और सिस्टमैटिक मेथड्स भी एब्सेंट थे। टेलर ने उन्होंने अपना करियर मैकेनिस्ट के रूप में स्टार्ट किया, ठीक है, मिडवेल स्टील कंपनी में फिलाडेल्फिया इन द ईयर आई थिंक 1878 में। उसने ऑब्जर्व किया कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों इनएफिशिएंट तरीके से ऑपरेट कर रही थी। वर्कर्स सोल्डरिंग कर रहे थे, मतलब डिलिबरेटली अपने वर्क पेस स्लो कर रहे थे वेरियस रीज़न से। फियर कि अगर वो फास्ट काम करेंगे तो वर्क एग्जॉस्ट हो जाएगा और ले ऑफ्स हो जाएंगे, रिजेंटमेंट टूवर्ड्स मैनेजमेंट और डिफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम जो रिवॉर्ड नहीं करती प्रोडक्टिव एफर्ट्स को। मैनेजमेंट साइड पर भी प्रॉब्लम थी। फोरमैन और सुपरवाइज़र के पास सिस्टमैटिक नॉलेज नहीं थी बेस्ट मेथड्स के बारे में। डिसीजंस आर्बिट्ररी थे, based on rule of thumb rather than scientific analysis, and training or instructions inadequate थे। टेलर का रिस्पॉन्स था सिस्टमैटिकली स्टडी करना वर्क प्रोसेसेस को थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ताकि डिस्कवर किया जा सके वन बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग ईच टास्क। ये अप्रोच फंडामेंटली डिफरेंट थी प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस से, जहां वर्कर्स अपने तरीके से काम करते थे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड इनफॉर्मल लर्निंग। टेलर ने कंडक्ट किया फेमस टाइम एंड मोशन स्टडीज़, जहां वर्कर्स के हर मूवमेंट को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता था, टाइम किया जाता था स्टॉप वॉचेस से और एनालाइज किया जाता था आइडेंटिफाई करके ने वेस्टफुल मोशन और ऑप्टिमल सीक्वेंसेस ऑफ मूवमेंट को डिफरेंशिएट करके। टेलर का मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट था पिग आयरन हैंडलिंग स्टडी, जिसमें उसने एनालाइज किया लेबरर्स जो लोड करते थे पिग आयरन, क्रूड आयरन ब्लॉक्स भी जिसको बोलते हैं, रेलवे कार्स पर बैथलहैम स्टील कंपनी में। टेलर ने ऑब्जर्व किया कि एवरेज वर्कर अप्रॉक्सीमेटली 12.5 टन्स पर डे लोड कर रहा था। थ्रू सिस्टमैटिक एनालिसिस टेलर ने डिटरमाइन किया कि एक फर्स्ट क्लास मैन साइंटिफिक मेथड 47 to 48 टन पर डे लोड कर सकता है विदाउट एग्जॉशन, ऑलमोस्ट 4 टाइम एवरेज प्रोडक्टिविटी। कैसे? टेलर ने प्रिसाइसली डिटरमाइन किया ऑप्टिमल शवल लोड विच वाज 21 पाउंड्स, बेस्ट टेक्निक फॉर लिफ्टिंग एंड कैरिंग, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साइंटिफिकली डिटर्मिन रेस्ट पीरियड्स, कि रेस्ट भी होना ज़रूरी है। वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया एग्जैक्टली कब काम करना है और कब रेस्ट लेना है। रिजल्ट था ड्रामेटिक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। टेलर की अनदर फेमस स्टडी थी शवल डिज़ाइन, और उस पर उसने ऑब्जर्व किया कि वर्कर्स सेम शवल यूज़ कर रहे थे
डिफरेंट मटेरियल के लिए, कोल, आयरन, ओर, एशेज एक्सेट्रा, जो डिफरेंट डेंसिटीज़ और वेट्स की थी। ये इनएफिशिएंट था। टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया डिफरेंट शवल साइजेस और डिज़ाइन के साथ और कंक्लूड किया ऑप्टिमल लोड पर शवल अप्रॉक्सीमेटली 21 पॉइंट है वर्कर फटीग मिनिमाइज करने और प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करने के लिए। कंपनी ने प्रोवाइड किया स्पेशलाइज्ड शवल्स डिफरेंट मटेरियल के लिए और रिजल्ट था सिग्निफिकेंट प्रोडक्टिविटी गेन विद रिड्यूस्ड वर्कर फटीग। तो टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स फॉर्मुलाइज किए अपने लैंडमार्क बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो 1911 में पब्लिश हुई। इस बुक में टेलर ने आर्टिकुलेट किया 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मैनेजमेंट को डेवलप करना चाहिए साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क, रिप्लेसिंग ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड्स, जो कि हमने 2 एग्जाम्पल्स उसके शवल डिज़ाइन वाले एक्सपेरिमेंट से और एक आयरन पिग वाले एक्सपेरिमेंट में बहुत ही विविड था कि किस तरह से चीज़ें अगर हम साइंटिफिकली करेंगे, मेजरमेंट के साथ करेंगे तो कैसे वो मोर एफिशिएंट हो सकता है। वो तो इसका मतलब बेसिकली ये था कि सिस्टमैटिक स्टडी करना, वर्क प्रोसेसेस को मेजर करना, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को और इस्टेब्लिश करना बेस्ट मेथड्स थ्रू एक्सपेरिमेंटेशंस रादर देन रिलाइंग ऑन ट्रेडिशन और वर्कर्स डिस्क्रिप्शन। हर टास्क को ब्रेक डाउन करना चाहिए, कंपोनेंट मोशंस में एनालाइज करना चाहिए, ईच मोशन को एलिमिनेट करना चाहिए, वेस्टफुल मूवमेंट्स को, और डिज़ाइन करना चाहिए ऑप्टिमल सीक्वेंस एंड टेक्निक। जो दूसरा प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। मैनेजर्स को साइंटिफिकली सेलेक्ट करना चाहिए वर्कर्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी, जो मैच करते हैं टास्क रिक्वायरमेंट से। ऐसे ही किसी को मत हायर कर लो। टेलर का कहना था कि you have to be very much aligned with the work that you're doing, otherwise there is no use of you. प्रीवियसली क्या हो रहा था कि वर्कर्स अपने आप सेलेक्ट कर लेते थे अपने जॉब और ट्रेन कर लेते थे themselves एज द बेस्ट दे कुड। टेलर आर्ग्यू करता है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलेक्ट करना राइट पर्सन फॉर राइट जॉब और फिर सिस्टमैटिकली ट्रेन करना उन्हें स्टैंडर्डाइज्ड मेथड में। ट्रेनिंग शुड बी थॉरो एंड सिस्टमैटिक रादर देन इनफॉर्मल एंड हैफजर्ड। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर को कोऑपरेट करना चाहिए इंश्योर करने के लिए कि वर्क डन जो वर्क आप कर रहे हो वो साइंटिफिकली डेवलप्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हो रहा है। प्रीवियसली एंटागोनिज्म और मिसट्रस्ट कैरेक्टराइज करता था लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप को। टेलर इन्विजन करता था हारमोनियस रिलेशनशिप जहां मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग टूल्स एंड सुपरविजन, वाइल वर्कर्स डिलिजेंटली फॉलो करते हैं प्रिस्क्राइब्ड मेथड। इसका भी मतलब था एप्रोप्रिएट इंसेंटिव सिस्टम डिज़ाइन करना जो रिवॉर्ड करती है प्रोडक्टिविटी। टेलर एडवोकेट था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का, जिसमें वर्कर जो एक्सीड करते थे स्टैंडर्ड रेट को पेड जाते थे उनके हायर रेट पर प्राइस पे। मतलब बेसिकली आपको रिवॉर्ड करना पड़ेगा अपने जो वर्कर्स हैं उनको। एक हार्मनी मेंटेन होनी चाहिए जो मैनेजमेंट है और वर्कर्स के बीच में। फोर्थ प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड करना चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रादर देन प्लेसिंग ऑलमोस्ट ऑल वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वर्कर्स as was previously done. Management assume करे planning, organizing and controlling functions, while workers जो हैं वो focus करें execution पे। मैनेजमेंट को गैदर करना चाहिए ट्रेडिशनल नॉलेज जो वर्कर के पास है, क्लासीफाई करना, टैब्यूलेट करना और रिड्यूस करना इसको लॉ, रूल्स और फार्मूलाज। ये डिवीजन ऑफ लेबर मेंटल वर्क और मैनुअल वर्क के बीच
जो इफ़िशिएंसी होगी उसकी, उसको मैक्सिमाइज़ करेगा। टेलर ने भी इंट्रोड्यूस किया ये फंक्शनल फोरमैनशिप कॉन्सेप्ट, जिसमें इंस्टेड ऑफ सिंगल सुपरवाइज़र मल्टीपल फंक्शनल स्पेशलिस्ट वुड सुपरवाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल, अगर एक फोरमैन रिस्पॉन्सिबल होगा मशीन मेंटेनेंस के लिए, दूसरे टाइम और कॉस्ट के लिए, तीसरा क्वालिटी के लिए, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। ये बेसिकली स्पेशलाइजेशन इम्प्रूव करेगा सुपरविजन क्वालिटी, क्योंकि हर फोरमैन एक्सपर्ट होगा अपने एरिया में। साइंटिफिक मैनेजमेंट का इम्पैक्ट प्रोफाउंड था। इंडस्ट्रियलिस्ट एम्ब्रेस करने लगे इन प्रिंसिपल्स को, क्योंकि प्रोडक्टिविटी गेन्स ड्रामेटिक थे। हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन प्रोडक्शन डेवलप किया, जिसमें मैस प्रोडक्शन पॉसिबल हुई ऑटोमोबाइल्स की रीजनेबल प्राइस पे, फंडामेंटली ट्रांसफॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड अमेरिकन सोसाइटी। फोर्ड का जो हाईलैंड पार्क प्लांट जहां मॉडल टी प्रोड्यूस होती थी, एग्जाम्प्लीफाइड करता था साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स, सीक्वेंशियल असेंबली प्रोसेसेस, स्पेशलाइज्ड टूल्स एंड प्रिसाइज टाइमिंग। पब्लिक सेक्टर में भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस फील हुआ। म्यूनिसिपल रिफॉर्म मूवमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स में अडॉप्ट करने लगे साइंटिफिक मेथड्स। सिटी मैनेजमेंट में बजट रिफॉर्म, स्टैंडर्डाइज परचेजिंग प्रोसीजर, परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम एंड इफिशिएंसी स्टडीज कंडक्ट होने लगे गवर्नमेंट एजेंसीज में। However, साइंटिफिक मैनेजमेंट को सीवियर क्रिटिसिज्म भी फेस करनी पड़ी। लेबर यूनियन बिटरली अपोज्ड करने लगे साइंटिफिक मैनेजमेंट को, क्योंकि उन्होंने देखा इसको एक्सप्लॉयटेशन के इंस्ट्रूमेंट के रूप में, जो रिड्यूस करता था वर्कर को मियर कॉग्स इन मशीन। यूनियंस आर्ग्यू करते थे कि टाइम स्टडीज और वर्क मेजरमेंट क्रिएट करते थे एक्सेसिव वर्क प्रेशर एंड स्पीड अप, जो हार्मफुल थी वर्कर हेल्थ और सेफ्टी के लिए। वर्कर्स रिजेंटेड बीइंग टोल्ड एग्जैक्टली कैसे वर्क करना है, डिप्राइविंग देम ऑफ ऑटोनमी एंड क्राफ्ट प्राइड। उनको हर बात जो है वो किसी रूल्स के अकॉर्डिंग करना पड़ा था, उनका हर काम। सो दे वर नॉट डूइंग वर्क with their own discretion. They were always following rules and procedures. स्ट्राइक्स और लेबर अनरेस्ट रिजल्ट हुई बहुत सारे जगह पे, जहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट अग्रेसिव, यही नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिजम्स भी सब्सटैंशियल थे। एल्टन मायो और हॉथरॉन स्टडी रिसर्चर्स ने लेटर डेमोन्स्ट्रेट किया कि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट हैं वर्कर्स प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन में, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट ने लार्जली इग्नोर किए थे। एल्टन मायो एंड कोलीग्स आर्ग्यू करते थे कि ट्रीटिंग वर्कर्स एज मियर इकोनॉमिक बीइंग्स मोटिवेटेड सोली बाय मॉनेटरी इंसेंटिव्स ओवरली सिंपलिस्टिक था। ह्यूमन रिलेशंस, इनफॉर्मल ग्रुप्स, वर्कर एटीट्यूड एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट थे, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अंडर एस्टिमेट करता था। हर्बर्ट साइमन ने क्रिटिक किया साइंटिफिक मैनेजमेंट की अंडरलाइंग असम्पशन ऑफ इकोनॉमिक मैन, जो रैशनली मैक्सिमाइज करता है सेल्फ इंटरेस्ट को। साइमन का बाउंडेड रैशनैलिटी कॉन्सेप्ट ने चैलेंज किया नोशन कि ऑप्टिमल सल्यूशन साइंटिफिकली डिटरमिन्ड हो सकते हैं फॉर ऑल सिचुएशंस। मोरओवर, साइमन आर्ग्यू करता था कि इफ़िशिएंसी कैन नॉट बी सोल क्राइटेरियन, क्योंकि मल्टीपल कंपीटिंग वैल्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मैरी पार्कर फॉलेट, जो कंटेम्प्रेरी ऑफ टेलर थी, ऑल्दो विद वेरी डिफरेंट फिलॉसफी, शी क्रिटिसाइज्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट की मैकेनिकल और अथॉरिटेरियन कैरेक्टर है। फॉलेट एम्फेसाइज्ड इंटीग्रेशन, पार्टिसिपेशन और ह्यूमन पोटेंशियल रादर देन कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन। उन्होंने आर्ग्यू किया कि वर्कर एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस वैल्यूबल होते हैं और पार्टिसिपेटिव अप्रोचेस बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं देन टॉप डाउन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड्स। सो कंटेम्प्रेरी क्रिटिक्स जो पॉइंट आउट करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को, वो डीह्यूमनाइज
it basically dehumanizes work by reducing workers to interchangeable parts and by eliminating thinking and decision making from execution of work. So इस तरह से एक डी स्किलिंग कंसिक्वेंसेस हैं इसका, क्योंकि क्राफ्टमैन और स्किल्ड वर्कर रिप्लेस्ड हो सकते हैं सेमी स्किल्ड वर्कर से जो फॉलो करते हैं प्रिस्क्राइब्ड रूटीन्स. मोनोटनी और एलिनेशन रिजल्ट होता है फ्रॉम रिपीटेटिव फ्रेगमेंटेड टास्क. मोर ओवर एक्सक्लूसिव फोकस ऑन इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी जो है नेग्लेक्ट करता है अदर इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ जैसे कि इक्विटी, पार्टिसिपेशन, ह्यूमन डिग्निटी and work satisfaction. Despite all these criticisms, scientific management का legacy profound और enduring है. Core ideas जैसे systematic analysis, performance measurement, standardization, training and continuous improvement fundamental है modern management में. Industrial engineering, operations research, quality management and productivity improvement techniques scientifically rooted है टेलर की pioneering work में. Public administration में भी efficiency measurement, performance indicators, work methods analysis and process improvement owe debt to scientific management tradition. Contemporary quality management movement जैसे कि total quality management और Six Sigma share करते हैं scientific management emphasis on systematic analysis, measurement and continuous improvement. Although उनमें ज़्यादा emphasis है employee involvement और customer focus पर, जो scientific management में limited था. लीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो ओरिजिनेटेड हुई टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में एलिमिनेट करते हैं वेस्ट एंड ऑप्टिमाइज करते हैं प्रोसेसेस, echoing साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसर्न लेकिन विद ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर वर्कर नॉलेज एंड कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट सजेशन. अब अगर हम ब्यूरोक्रेटिक थियोरी की बात करें तो सबसे पहले जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वीबर का नाम आता है. मैक्स वीबर ने 19th और 20th सेंचुरी के ट्रांजिशन पीरियड में देखा कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ अथॉरिटी धीरे धीरे बदल रही थी. उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी आइडेंटिफाई किए थे. पहली थी ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस पे बेस्ड होती है जैसे कि मोनार्की या फिर ट्राइबल सिस्टम्स. दूसरी थी करिज्मेटिक अथॉरिटी जो किसी इंडिविजुअल के एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ पे डिपेंड करती है जैसे नेपोलियन, गांधी, नेहरू जैसे लीडर्स. और तीसरी थी रैशनल लीगल अथॉरिटी जो रूल्स और रेगुलेशंस पर बेस्ड होती है. वीबर का मानना था कि मॉडर्न सोसाइटी में रैशनल लीगल अथॉरिटी सबसे इफ़ेक्टिव और लेजिटिमेट फॉर्म है क्योंकि ये पर्सनल विम्स पे काम नहीं करती बल्कि इस्टेब्लिश्ड लॉ पे बेस्ड होती है. सो वीबर की ब्यूरोक्रेसी एक आइडियल टाइप थी जिसका मतलब ये नहीं कि ये परफेक्ट थी बल्कि ये एक थ्योरेटिकल मॉडल था जिसके अगेंस्ट रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को मेजर किया जा सकता था. वीबर ने ब्यूरोक्रेसी के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक डिफ़ाइन किए थे जो इसको एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाते हैं. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक थी हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, मतलब एक क्लियर चेन ऑफ कमांड जिसमें हर लेवल अपने ऊपर वाले लेवल को अकाउंटेबल हो. ये हायरार्की पिरामिड की तरह होती है जिसमें टॉप पर सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं और नीचे जूनियर स्टाफ होते हैं. इस हायरार्की का फ़ायदा ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर होती हैं और कन्फ्यूजन नहीं होता है. दूसरी जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन. वीबर का कहना था कि हर काम को छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड टास्क में डिवाइड करना चाहिए और हर इंडिविजुअल को उसकी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग काम देना चाहिए. जैसे एक गवर्नमेंट ऑफिस में एक डिपार्टमेंट अकाउंट्स का काम देखता है, दूसरा रिक्रूटमेंट का, तीसरा पब्लिक रिलेशन का. इस तरह से इफ़िशेंसी जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है. इसके रीज़न्स ये हैं कि जब लोग अपने
स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं और वो काम करने लगते हैं उस तरीके से। तो एक तो पहला ये हुआ कि जो एक्सपर्टीज़ जो है वो उनकी और भी बढ़ जाती है, और दूसरा ये है कि जब हम काम को स्टार्ट ही करते हैं तो बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड ढंग से करते हैं। जो उन्होंने जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक बताई वो थी फॉर्मल रूल्स और रेगुलेशंस का होना। ब्यूरोक्रेसी में हर सिचुएशन के लिए प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जो आर्बिट्ररीनेस को कम करते हैं। ये रूल्स रिटन होते हैं और सबको पता होते हैं, तो कोई भी पर्सनल बायस या फेवरेटिज्म नहीं हो सकता, और होगा भी तो पता चल जाएगा। चौथी कैरेक्टरिस्टिक थी इम्पर्सनैलिटी, मतलब डिसीजन पर्सनल, रिलेशनशिप या इमोशन के बेसिस पे नहीं बल्कि रूल्स और मेरिट के बेसिस पर लेनी चाहिए। चाहे आपका दोस्त हो या स्ट्रेंजर, रूल्स सबके लिए सेम है। ये इक्वल ट्रीटमेंट इंश्योर करता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक थी करियर ओरिएंटेशन एंड मेरिट बेस्ड प्रमोशन। वीबर का मानना था कि रिक्रूटमेंट और प्रमोशन क्वालिफिकेशंस और परफॉर्मेंस के बेसिस पर होना चाहिए, ना कि फैमिली कनेक्शन या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बेसिस पे। एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और उन्हें सैलरी फिक्स्ड, मतलब उनकी सैलरी जो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए ताकि वो अपना काम ऑनेस्टली कर सके। जो सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक थी वो रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू कीप द रिकॉर्ड, it was an important aspect of it, keeping records। हर डिसीजन, हर ट्रांजैक्शन, हर कम्युनिकेशन को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना चाहिए ताकि फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रिकॉर्ड्स अवेलेबल हों और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो। कभी कभी क्या होता है कि हम अगर सही भी होते हैं और हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं है कि हमने ये काम इस तरीके से किया है, तो व्हेन वी वर आस्क्ड क्वेश्चन, व्हेनेवर वी आर आस्क्ड क्वेश्चंस, तो हम उसके अपने सही होने का प्रमाण नहीं दिखा पाते हैं। तो वीबर के अकॉर्डिंग हमको रिकॉर्ड्स हमेशा रखने चाहिए। जो वीबर की ब्यूरोक्रेटिक थियोरी ने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। आज भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लार्ज कॉरपोरेशंस, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, सभी में ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो वीबर के बाद स्कॉलर्स ने आइडेंटिफाई की। सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये है कि एक्सेसिव रूल्स एंड रेड टेप से ब्यूरोक्रेसी स्लो और इनफ्लेक्सिबल बन जाती है। फाइल्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में घूमती रहती है और डिसीजन में बहुत टाइम लग जाता है। ये हम आम बोलचाल की भी भाषा में ये बोलते हैं कि सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाना, मतलब कि कभी इस डिपार्टमेंट में जाना, कभी उस डिपार्टमेंट में जाना। तो यहाँ पे स्कॉलर्स भी इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम है रिचुअलिज्म, मतलब लोग रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं बिना ये सोचे कि ओरिजिनल पर्पस क्या था इस रूल का। रूल्स मीन्स बन जाता है, ना कि एंड। तीसरी जो क्रिटिसिज्म है ब्यूरोक्रेसी में, इनोवेशन और क्रिएटिविटी कम होती है क्योंकि सब कुछ प्री डिफाइंड है, और रिस्क टेकिंग जो है वो डिस्करेज किया जाता है क्योंकि हमें हमेशा रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो आप अपने इनोवेशंस और क्रिएटिविटी दिखा नहीं पाते हो। रॉबर्ट मर्टन जैसे सोशियोलॉजिस्ट ने ब्यूरोक्रेटिक डिसफंक्शंस की बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे ब्यूरोक्रेट्स गोल डिस्प्लेसमेंट का शिकार हो जाते हैं, मतलब वो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भूल कर सिर्फ रूल्स फॉलो करने में लग जाते हैं। ट्रेंड इनकैपेसिटी डेवलप हो जाती है जिसमें लोग सिर्फ एक ही तरीके से काम करना सीखते हैं क्योंकि कोई भी इनोवेशन क्रिएटिविटी है नहीं। तो जो लोग साल दर साल रूल्स फॉलो कर रहे हैं, अब रूल्स तो हमेशा चेंज होते नहीं हैं। रूल्स तो ऐसा नहीं कि आपने आज एक रूल बना दिया तो कल कोई और रूल बना दिया। ये प्रैक्टिकली
इम्पॉसिबल है, और वैसे भी बहुत ही वियर्ड चीज़ है ये कि आप हर दिन रूल चेंज कर रहे हो, इससे स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। तो सिंस आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो आपकी जो कैपेसिटी है टू थिंक क्रिएटिवली वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ब्यूरोक्रेटिक पर्सनालिटी डेवलप्ड हो जाती है जो काफ़ी रिजिड और इनफ्लेक्सिबल है। फिर भी वीबर की ब्यूरोक्रेटिक थियरी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन है, और इसको समझना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत एसेंशियल है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी इसके बारे में बता दिया है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वीबर ने किस तरीके से बताया है कि अथॉरिटी 3 तरीके के होती हैं। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिलेशन थियरी की। तो जो ह्यूमन रिलेशन थियरी है वो ब्यूरोक्रेटिक थियरी की एक तरह से रिएक्शन थी। जहाँ वीबर ने फॉर्मल स्ट्रक्चर और रूल्स पर एम्फेसिस दिया, वहाँ ह्यूमन रिलेशन थियरिस्ट ने ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस में सब कुछ मैकेनिकल नहीं होता है, ह्यूमंस का इमोशनल और सोशल साइड भी इम्पॉर्टेंट है। ये मूवमेंट 1920s और 30s में डेवलप हुआ, स्पेशली एल्टन मायो और उनके कलीग के फेमस हॉथॉर्न स्टडीज़ के बाद। जो हॉथॉर्न स्टडीज़ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथॉर्न प्लांट में किया गया था। इनिशियली रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि फिज़िकल वर्किंग कंडीशन जैसे लाइटिंग, टेम्परेचर, रेस्ट ब्रेक्स का वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। लेकिन उन्होंने जो डिस्कवर किया वो अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने देखा कि जब भी वर्किंग कंडीशंस चेंज किए जाते थे, चाहे बेहतर बनाएं या ख़राब बनाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी। ये पैराडॉक्स था। इवेंचुअली रिसर्चर्स को समझ आ गया कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज फिजिकल कंडीशंस की वजह से नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो रही थी। वर्कर्स को ये फील हो रहा था कि मैनेजमेंट उनकी केयर कर रही है, उन पर अटेंशन दे रही है, और ये फीलिंग उनको मोटिवेट कर रही थी। इसको हॉथॉर्न इफ़ेक्ट कहा गया है। सो हॉथॉर्न स्टडीज़ ने कई इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स दी। पहली फाइंडिंग ये थी कि इनफॉर्मल ग्रुप्स और सोशल रिलेशनशिप्स वर्क प्लेस में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वर्कर्स अपने बीच में इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाते हैं जो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये ग्रुप्स अपने नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं जो कभी कभी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल रूल से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर ग्रुप का नॉर्म है कि दिन में सिर्फ इतना ही काम करना है, तो कोई इंडिविजुअल वर्कर चाहे कितना ही केपेबल हो, वो ग्रुप प्रेशर की वजह से उस नॉर्म को फॉलो करेगा। दूसरी फाइंडिंग ये थी कि वर्कर्स को सिर्फ इकोनॉमिक बीइंग्स नहीं समझना चाहिए जो सिर्फ मनी के लिए काम करते हैं। उनकी सोशल एंड इमोशनल नीड्स भी है जो सेटिस्फैक्शन चाहती है। रिकग्निशन, बिलोंगिंग, रिस्पेक्ट, ये सब वर्कर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो थर्ड फाइंडिंग है वो ये है कि कम्युनिकेशन और पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। जब वर्कर्स को फील होता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, उनकी ओपिनियंस मैटर करती है, तो उनका मोरल और मोटिवेशन बढ़ता है। फोर्थ फाइंडिंग ये थी कि सुपरविजन का स्टाइल मैटर करता है। अगर सुपरवाइज़र सिंपैथेटिक है, सपोर्टिव है, वर्कर्स की प्रॉब्लम को समझता है, तो प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है कंपेयर टू स्ट्रिक्ट एंड अथॉरिटेरियन सुपरविजन। एल्टन मायो ने आर्ग्यू किया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो टेलर ने दिया था वो वर्कर्स को बस मशीन्स की तरह ट्रीट करता था। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ने ये एम्फेसाइज किया कि वर्कर्स कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग हैं,
जिसकी साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स को एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। ह्यूमन रिलेशंस थियरी के कुछ अदर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स भी थे। मैरी पार्कर फॉलेट, जिनका हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, उन्होंने पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बताई है। फिर आते हैं चेस्टन बर्नार्ड ने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन किया है। जैसे एक और हैं अब्राहम मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी दी, जो मोटिवेशन को एक्सप्लेन करता है। डगलस मैकग्रेगर ने थियरी एक्स एंड थियरी वाई दिए, जो मैनेजमेंट असम्पशंस के बारे में थी। तो ह्यूमन रिलेशन थियोरी का इम्पैक्ट ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशंस ने एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की, कम्युनिकेशन चैनल्स इम्प्रूव किए और वर्कर्स को ह्यूमन समझने लगी, ना कि सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। लेकिन ह्यूमन रिलेशन थियरी की भी कुछ क्रिटिसिज्म है। कुछ स्कॉलर का कहना है कि ये अप्रोच टू सॉफ्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। ये अस्यूम करता है कि सेटिस्फाइड वर्कर ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव वर्कर्स होते हैं, जो हमेशा सही नहीं होता। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये मैनेजमेंट का एक सोफिस्टिकेटेड टूल है वर्कर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। सरफेस पर तो सिंपैथी दिखाई जा रही है, लेकिन अंडरलाइंग मोटिव एक्सप्लॉयटेशन ही है। फिर भी ह्यूमन रिलेशन थियरी ने ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज़ में एक पैराडाइम शिफ्ट लाया है और आज के पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जैसे कॉन्सेप्ट का फाउंडेशन रखा है। अब हम बात करेंगे मैनेजिंग दी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लीडरशिप और मोटिवेशन थियरीज की बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए लीडरशिप और मोटिवेशन दोनों क्रूशियल है। लीडरशिप सिंपल अगर शब्दों में कहें तो ये आर्ट है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की और उनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेट करने की। लीडरशिप सिर्फ पोजीशन या अथॉरिटी नहीं है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है इंटरैक्शन की लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच। लीडरशिप थियोरीज को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट है ट्रेट थियोरी, जो ये बिलीव करती है कि लीडर्स में कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो उनको कॉमन लोगों से अलग बनाते हैं। ये ग्रेट मैन थियोरी से इंस्पायर्ड थी, जो कहती थी कि लीडर्स बॉर्न होते हैं, मेड नहीं होते हैं। ट्रेड थियोरिस्ट्स ने आइडेंटिफाई किया कि इफ़ेक्टिव लीडर्स में इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, इंटेग्रिटी, सोशबिलिटी जैसे क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन रिसर्च से पता चला कि कोई यूनिवर्सल लिस्ट ऑफ ट्रेट्स नहीं है जो हर सिचुएशन में सक्सेसफुल लीडरशिप गारंटी करे। एक सिचुएशन में जो ट्रेट इफ़ेक्टिव है वो दूसरी सिचुएशन में शायद काम ना करे। जो दूसरी कैटेगरी है वो बिहेवियरल थियोरीज, जो ये फोकस करती है कि लीडर्स क्या करते हैं, ना कि वो क्या हैं। इसका मतलब लीडरशिप बिहेवियर को ऑब्जर्व और मेजर किया जा सकता है और सिखाया भी जा सकता है। फेमस बिहेवियरल स्टडीज़ में ओहायो स्टेट स्टडीज़ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज़ है। ओहायो स्टेट स्टडीज़ ने 2 डिमेंशंस आइडेंटिफाई किए, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर मतलब लीडर टास्क ओरिएंटेड है, वो क्लियरली डिफाइन करता है कि काम कैसे होना चाहिए, डेडलाइंस क्या हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं। कंसिडरेशन मतलब लीडर्स रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, वो सबऑर्डिनेट्स की फीलिंग का ख्याल रखता है, उनकी वेलफेयर के बारे में सोचता है, फ्रेंडली और अप्रोचेबल है।
यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज़ ने भी सिमिलर डिस्टिंक्शन किया, एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर। रिसर्च जनरली ये सजेस्ट करती है कि जो लीडर्स हाई कंसिडरेशन और हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर दोनों शो करते हैं वो सबसे इफ़ेक्टिव होते हैं। ब्लेक और मॉर्टन ने मैनेजरियल ग्रिड दिया जो लीडरशिप स्टाइल को दो डायमेंशन पर प्लॉट करता है, कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। इस ग्रिड में 5 मेजर लीडरशिप स्टाइल्स आइडेंटिफाई की गई है। इम्पॉवरिश्ड मैनेजमेंट में लो कंसर्न फॉर बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन होता है, ये इनफेक्टिव लीडरशिप है। कंट्री क्लब मैनेजमेंट में हाई कंसर्न फॉर पीपल लेकिन लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन होता है। कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर है लेकिन रिजल्ट्स सफ़र करते हैं। अथॉरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट में हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन लेकिन लो कंसर्न फॉर पीपल होता है। ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल है जिसमें रिजल्ट्स तो आते हैं लेकिन एम्प्लॉय का जो मोरल है वो लो होता है। मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट में मॉडरेट कंसर्न दोनों के लिए होता है, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश होती है लेकिन एक्सीलेंस अचीव नहीं हो पाता है इस वजह से। अब टीम मैनेजमेंट में हाई कंसर्न दोनों के लिए होता है, ये आइडियल स्टाइल मानी जाती है जिसमें कमिटेड एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करते हैं और हाई प्रोडक्टिविटी अचीव होती है। जो थर्ड कैटेगरी है वो है कंटिंजेंसी थियरी, जो कहती है कि कोई एक बेस्ट लीडरशिप स्टाइल नहीं है, इफ़ेक्टिव लीडरशिप सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फ्रेड फेडलर का कंटिंजेंसी मॉडल कहता है कि लीडरशिप इफ़ेक्टिवनेस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लीडर मेंबर रिलेशंस, टास्क स्ट्रक्चर एंड लीडर्स पोजीशन पावर। अगर ये तीनों फैक्टर फेवरेबल हैं तो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप इफेक्टिव होगी। अगर ये फैक्टर्स अनफेवरेबल हैं तब भी टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप काम करती है, लेकिन अगर सिचुएशन मॉडरेटली फेवरेबल है तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। हर्सी और ब्लैंकार्ड का सिचुएशन लीडरशिप थियरी कहता है कि लीडर्स को अपनी स्टाइल फॉलोअर्स की मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी चाहिए। अगर फॉलोअर्स इमेच्योर हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं तो डायरेक्टिव स्टाइल चाहिए। जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है लीडर्स को कोचिंग, देन सपोर्टिंग और फाइनली डेलीगेटिंग स्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए। अब आते हैं पाथ गोल थियरी, रॉबर्ट हाउस ने दिया है, जो कहते हैं कि लीडर्स का काम है फॉलोअर्स के लिए पाथ क्लियर करना, गोल्स अचीव करने के लिए लीडर को ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने चाहिए, सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए और रिवॉर्ड को लिंक करना चाहिए परफॉर्मेंस से। इस थियरी में 4 लीडरशिप स्टाइल्स हैं, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड। लीडर को सिचुएशन और सबऑर्डिनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट स्टाइल चूज़ करनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थियरी बर्नार्ड बेस ने डेवलप की, जो ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शनल लीडरशिप से डिफरेंट है। ट्रांजैक्शनल लीडर्स रिवॉर्ड और पनिशमेंट यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस मैनेज करने के लिए, और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स इंस्पायर करते हैं फॉलोअर्स को, उनकी कॉन्शियसनेस रेज करते हैं, उनको हायर ऑर्डर नीड्स के लिए मोटिवेट करते हैं। वो करिश्मा, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन और इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन के थ्रू फॉलोअर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। ये सारा जो मैंने अभी बताया वो लीडरशिप थियरीज थे। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन की बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मोटिवेशन वो इंटरनल ड्राइव है जो इंडिविजुअल्स को एक्शन लेने के लिए एनर्जाइज करती है। कंटेंट थियरीज ऑफ मोटिवेशन ये एक्सप्लेन करता है कि लोगों को मोटिवेट क्या करता है, मतलब कौन सी नीड सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स सबसे फेमस कंटेंट थियरी है। मैस्लो ने कहा कि ह्यूमन नीड्स पिरामिड की तरह अरेंज्ड है 5 लेवल्स में। सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जैसे फूड,
वाटर, शेल्टर जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ये सारे फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। उसके ऊपर सेफ्टी नीड्स है जैसे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फ्रीडम फ्रॉम फियर। फिर आता है सोशल नीड्स है, सोशल नीड्स आता है जैसे बिलोंगिंग, लव, फ्रेंडशिप। एंड देन स्टीम नीड्स है जैसे रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, स्टेटस, अचीवमेंट। और सबसे टॉप पे जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जैसे पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी, पोटेंशियल को अचीव करना। मैस्लो का कहना था कि लोअर लेवल नीड्स सेटिस्फाई होने के बाद ही हायर लेवल नीड्स मोटिवेट करती हैं। अब हम दूसरे स्कॉलर की बात करें और उनके मोटिवेशन थियरी की बात करें तो वो हैं फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थियरी, या फिर उसको हम मोटिवेशन हाइजीन थियरी भी बोलते हैं। इसमें डिस्टिंग्विश किया हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स के बीच में। हाइजीन फैक्टर्स जैसे कि सैलरी, वर्किंग कंडीशन, कंपनी पॉलिसी, सुपरविजन अगर एब्सेंट है तो डिससेटिस्फैक्शंस क्रिएट करती है, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो वो सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन को रिमूव करती है, एक्चुअल मोटिवेशन नहीं देती। मोटिवेटर्स जैसे अचीवमेंट्स, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ ये एक्चुअल सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। तो मैनेजर्स को सिर्फ हाइजीन फैक्टर इम्प्रूव करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें मोटिवेटर्स प्रोवाइड करने होंगे। डेविड मैक्रिक्लन की अचीवमेंट थियरी है, वो कहती है कि लोगों में तीन टाइप्स ऑफ नीड होते हैं: नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशंस। हाई अचीवर्स चैलेंजिंग गोल्स प्रेफर करते हैं, फीडबैक चाहते हैं और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक ये लेना पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं एक और मोटिवेशन थियरी की, प्रोसेस थियरीज ऑफ मोटिवेशन। ये एक्सप्लेन करता है कि मोटिवेशन कैसे काम करती है। विक्टिम ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थियरी कहती है कि मोटिवेशन तीन फैक्टर का प्रोडक्ट है। एक्सपेक्टेंसी यानी बिलीव की एफर्ट से परफॉर्मेंस अचीव होगी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी मतलब ऐसा बिलीव की परफॉर्मेंस से रिवॉर्ड मिलेगा। और वैलेंस यानी रिवॉर्ड की वैल्यू। अगर तीन में से कोई भी ज़ीरो है तो मोटिवेशन ज़ीरो हो जाती है। इक्विटी थियरी एक है, एडम्स ने दी है, जो कहते हैं कि लोग अपने इनपुट आउटपुट रेशियो को कंपेयर करते हैं दूसरे से। अगर इनइक्विटी फील होती है तो मोटिवेशन यू नो नहीं होता है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब एक और है लोक और लैथम की थियरी, जिसको गोल सेटिंग थियरी कहते हैं। उसने कहा कि स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल्स हाई परफॉर्मेंस की तरह लीड करती है, स्पेशली जब फीडबैक मिल रही है। तो फीडबैक भी ज़रूरी है फॉर मोटिवेशन, फीडबैक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन कम्स अनदर थियरी कॉल्ड रीइंफोर्समेंट थियरी, जो कि स्किनर ने दी है, बी एफ स्किनर ने। ये भी एक मोटिवेशन थियरी है। ये कहता है कि बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस से शेप्ड होता है। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट डिजायर्ड बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है, जबकि पनिशमेंट अनडिजायर्ड बिहेवियर को वीकन करती है। अब इफ़ेक्टिव मैनेजर्स इन्हीं सारे थियरीज को समझते हैं और प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। वो रिकग्नाइज करते हैं कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, और एक साइज यू नो सारे अप्रोच को, सारे चीज़ों को आप एक अप्रोच से काम नहीं चला सकते हैं। ठीक है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच जो है वो काम नहीं करता है। मोटिवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये नहीं कि आपने कुछ ऐसा दे दिया कि अरे एक बार फीडबैक दे दिया, एक बार कुछ ऐसा हाइजीन फैक्टर या फिर मोटिवेटर फैक्टर को इन्हांस कर दिया तो वो मोटिवेट हो गए और फिर वो सालों दर साल काम करते रहेंगे। नहीं, जो मोटिवेशन है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ना कि कोई वन टाइम इवेंट है। तो मैनेजर्स को कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए।
अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन पे और इसकी थियरीज और प्रिंसिपल पे। तो कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग की लाइफलाइन है। बिना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन सिंपली कहने तो मतलब सिंपली अगर इसको कहें तो ये इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग्स का एक्सचेंज है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के बीच में। ये बेसिकली अगर फॉर्मली भी अगर हम इसको वो करें तो ये ना सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन को भी हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हम जब कम्युनिकेशन पढ़ते हैं स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम सिर्फ फॉर्मल आइडियाज़ या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनफॉर्मल की भी बात कर रहे हैं क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन में वो बात हो रही है, वो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर होता है जो मैसेज इनकोड करता है, चैनल होता है जिसके थ्रू मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं, एक रिसीवर होता है जो मैसेज डिकोड करता है, और फिर फीडबैक होता है जो रिटर्न इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस में नॉइज़ या बैरियर आ सकते हैं जो मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वर्टिकल कम्युनिकेशन टॉप से डाउन या बॉटम से टॉप मूव करती है। और एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वो सेम लेवल के एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट के बीच में होता है कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन के लिए। एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्टिव, पॉलिसीज, फीडबैक देते हैं। एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, जब सबऑर्डिनेट्स इंफॉर्मेशन, सजेशंस, कंप्लेन अपर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करती है। फिर है डायगोनल कम्युनिकेशन, डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में होती है, जब हायरार्किकल चैनल बाईपास हो जाते हैं इफ़िशिएंसी के लिए। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश चैनल थ्रू ऑफिशियल मेमोज, रिपोर्ट्स, ईमेल्स, मीटिंग्स एक्सेट्रा, ये डॉक्यूमेंटेड होती है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करती है। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हम जैसे कि मैंने बताया था अभी कि कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होती है, तो इनफॉर्मल भी इम्पॉर्टेंट है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या ग्रेप वाइन अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू होती है, जैसे कैजुअल कॉन्वर्सेशन, रूमर, गॉसिप एक्सेट्रा। ग्रेप वाइन बहुत फास्ट होती है और कभी कभी फॉर्मल चैनल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर देती है। मैनेजर्स को ग्रेप वाइन को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का इंडिकेटर होती है। अगर बहुत सारी नेगेटिव र्यूमर सर्कुलेट हो रही है तो ये साइन है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन एडिक्वेट नहीं है या ट्रस्ट इश्यूज हैं। तो अब समझ में आया है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है। जितना ज़रूरी फॉर्मल कम्युनिकेशन है उतना ही ज़रूरी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। कम्युनिकेशन बैरियर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को सीरियसली हैम्पर कर सकते हैं। फिजिकल बैरियर्स जैसे डिस्टेंस, नॉइस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आता है सिमेंटिक बैरियर जैसे लैंग्वेज डिफरेंसेस, जार्गन, टेक्निकल टर्म्स जो सब समझ नहीं पाते हैं। फिर आता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स जैसे परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशंस, सेलेक्टिव अटेंशन। देन कम्स ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जैसे टू मेनी हायरार्किकल लेवल्स जो इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर देती है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, जब लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं। फिल्टरिंग, जब लोग डेलिबरेटली इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हैं। फिर कल्चरल बैरियर स्पेशली मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होती है, जहाँ डिफरेंट कल्चर्स के कम्युनिकेशन स्टाइल क्लैश करते हैं। अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी इम्पॉर्टेंट है, मैसेज को सिंपल लैंग्वेज में कन्वे करना चाहिए।
कंप्लीटनेस ज़रूरी है, पार्शियल इन्फॉर्मेशन से कन्फ्यूजन होता है, कंसाइज़नेस मेंटेन करना चाहिए, ये नहीं कि हमेशा कंसाइज़ मतलब क्रिस्प, शॉर्ट एंड क्रिस्प। आप जो बोलना चाहते हैं वही बोलिए, इधर-उधर की बातें ज़्यादा ना करें, तो कम्युनिकेशन सही होता है। अननेसेसरी एलैबोरेशन अवॉइड करनी चाहिए। कंसिडरेशन रिसीट के पर्सपेक्टिव और नीड का होना चाहिए। करेक्टनेस इंश्योर करनी चाहिए। फैक्चुअल एक्यूरेसी और ग्रामेटिकल करेक्टनेस दोनों इम्पॉर्टेंट है। कर्टसी मेंटेन करनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल और पोलाइट टोन यूज़ करनी चाहिए। ये नहीं कि अपने बॉस से बात कर रहे हैं या फिर अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। सिर्फ बॉस से ही नहीं, अपने सबऑर्डिनेट से भी आपको अच्छे से बात करना होगा, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिवनेस दिखेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। फीडबैक जो मैकेनिज़्म होना चाहिए ताकि कंफर्मेशन मिले कि मैसेज प्रॉपरली अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं। मैसेज तो चला गया, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि भाई जो मैसेज हमने भेजा है वही सामने वाले को मिला है, तो वो उसके लिए फीडबैक इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। ईमेल, इंस्टेंट मैसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोलैबोरेशन टूल्स सब ने कम्युनिकेशन को फास्टर और ईजियर बना दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी की अपनी चैलेंजेस भी हैं, जैसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड, लैक ऑफ पर्सनल टच, सिक्योरिटी कंसर्न। फेस टू फेस कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस अभी भी स्पेशली कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव मैटर्स के लिए बनी हुई है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये एक बहुत ही क्रूशल चीज़ है। हमको पता कैसे चलेगा अगर ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम कैसे पता करेंगे? किसी के बॉडी लैंग्वेज से, किसी के फेशियल एक्सप्रेशन से, टोन से। ये सब मैसेज को रीइंफोर्स या फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर सेइंग समबडी दैट योर वर्क इज़ रियली गुड, but your tone is not complimentary in nature, rather it is in a very rude way, तो वो मोटिवेशन नहीं, वो एक टॉन्ट बन जाएगा और वो लोगों को डीमोटिवेट करेगा। तो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम चेस्टर बर्नार्ड के कंट्रीब्यूशन को देखते हैं कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स में, ठीक है। चेस्टर बर्नार्ड एक रिमार्केबल फिगर है मैनेजमेंट थॉट के हिस्ट्री में। वो न्यू जर्सी बेल टेलीफोन कंपनी के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को स्कॉलरली एनालिसिस के साथ कंबाइन करके सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। उनकी फेमस बुक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में पब्लिश हुई, जो मैनेजमेंट लिटरेचर में क्लासिक मानी जाती है। बर्नार्ड ने ऑर्गेनाइजेशंस को कोऑपरेटिव सिस्टम के रूप में देखा, जहां इंडिविजुअल कॉन्शियसली कोऑर्डिनेट करते हैं कॉमन गोल्स अचीव करने के लिए। बर्नार्ड का कहना था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तब एग्जिस्ट करता है जब 3 कंडीशंस मीट होती हैं। पहली है विलिंगनेस टू कोऑपरेट, मतलब लोग कोऑपरेट करने के लिए रेडी होने चाहिए। दूसरी है कॉमन पर्पस, मतलब शेयर्ड गोल होना चाहिए। थर्ड वन जो है कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन इनेबल करती है। इन तीनों में से कम्युनिकेशन सबसे क्रिटिकल है। तीनों कौन सारे हुए? एक तो विलिंगनेस टू कोऑपरेट, दूसरा हुआ कॉमन पर्पस और तीसरा हुआ कम्युनिकेशन। इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? कम्युनिकेशन। बिना कम्युनिकेशन के कोऑपरेशन और कॉमन पर्पस अचीव नहीं हो सकता। बर्नार्ड ने कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डिफाइनिंग एलिमेंट बताई है। बर्नार्ड ने कम्युनिकेशन के 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो आज भी रेलेवेंट है, ठीक है। तो इनको हम देखते हैं, ये जो 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी डेफिनेटली नोन, मतलब सबको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन किसके थ्रू होनी है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो कन्फ्यूजन होगा, मैसेज लॉस्ट हो जाएंगे और कोऑर्डिनेशन जो है वो सफ़र करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए जो वेल डिफाइंड हो। जो दूसरा प्रिंसिपल है कि देयर शुड बी डेफिनेट फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन टू एवरी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर मेंबर तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए।
कोई आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर कुछ मेंबर्स कम्युनिकेशन लूप से बाहर हैं तो वो एलिनेटेड फील करेंगे और इफ़ेक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन चैनल्स एक्सेसिबल होनी चाहिए सबके लिए। थर्ड प्रिंसिपल है द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी डायरेक्ट एंड शॉर्ट एज पॉसिबल। कम्युनिकेशन चेन में जितने ज़्यादा इंटरमीडियरीज होंगे उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन का रिस्क है। हर लेवल पे इंफॉर्मेशन थोड़ी मॉडिफाई होती जाएगी, एडिशन या डिलीशन हो सकता है। तो आइडियल सिचुएशन ये है कि सेंडर से रिसीवर तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट हो। लॉन्ग हायरार्किकल चेन्स कम्युनिकेशन को स्लो और इनएक्यूरेट बना देती हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है कि कंप्लीट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन शुड नॉर्मली बी यूज्ड, मतलब स्टैब्लिश्ड चैनल को बाईपास नहीं करना चाहिए। चेन ऑफ कमांड को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर लोग रैंडमली यू नो एनीवन से किसी से कम्युनिकेट करने लगें तो क्या होगा, केओस हो जाएगा। लेकिन बर्नार्ड ने ये भी एक्नॉलेज किया है कि इमरजेंसीज में ये रूटीन मैटर में शॉर्टकट प्रैक्टिकल हो सकता है, बट नॉर्मली फॉर्मल चैनल को फॉलो करना चाहिए। फिफ्थ प्रिंसिपल ये है कि पर्सन सर्विंग एज कम्युनिकेशन सेंटर शुड बी कॉम्पिटेंट। जो लोग कम्युनिकेशन हब की तरह फंक्शन कर रहे हैं उनकी कॉम्पिटेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाते, अगर उन्हें सब्जेक्ट मैटर समझ नहीं आता, अगर वो बायस्ड हैं, तो कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाएगा। तो सुपरवाइजर्स और मिडिल मैनेजर को इन्फॉर्मेशन रिलाई करता है उनकी कैपेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। उनकी जो कैपेबिलिटी है इंश्योर करनी चाहिए। जो सिक्स्थ है कि द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन शुड नॉट बी इंटरप्टेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग। कम्युनिकेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जब ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहा है तब कम्युनिकेशन फ्लो भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर सडन कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाए तो ऑपरेशंस पैरालाइज हो जाएंगे। जो भी आप काम कर रहे हो वो रुक जाएगा या तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। बैकअप सिस्टम होना चाहिए, रिडंडेंसी होनी चाहिए क्रिटिकल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। अब जो सेवेंथ प्रिंसिपल है कि एवरी कम्युनिकेशन शुड बी ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेशन का मतलब है वेरिफिकेशन की मैसेज जेन्युइन है और ऑथराइज सोर्स से आ रहा है। बिना ऑथेंटिकेशन के फॉल्स इंफॉर्मेशन, रूमर्स, अनऑथराइज्ड डायरेक्टिव सर्कुलेट हो सकता है। तो प्रॉपर ऑथराइजेशन मैकेनिज्म्स होने चाहिए, सिग्नेचर्स होने चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। बर्नार्ड ने ये भी एम्फसाइज किया कि कम्युनिकेशन सिर्फ फॉर्मल चैनल्स तक लिमिटेड नहीं है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करता है हर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बहुत पावरफुल होते हैं और ये फॉर्मल कम्युनिकेशन को सप्लीमेंट करते हैं। एग्जीक्यूटिव्स को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहिए और इफ़ेक्टिवली यूज़ करना चाहिए। बर्नार्ड का एक्सेप्टेंस थियरी ऑफ अथॉरिटी भी कम्युनिकेशन से लिंक्ड है। उन्होंने कहा कि अथॉरिटी सबऑर्डिनेट की एक्सेप्टेंस से आती है, ना कि सुपीरियर की पोजीशन से। एक कम्युनिकेशन तब तक अथॉरिटी नहीं कैरी करता जब तक रिसीवर उसको एक्सेप्ट ना करे। सबऑर्डिनेट कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करेगा अगर वो समझ पाए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के कंसिस्टेंट हो, उसकी पर्सनल इंटरेस्ट के कंपैटिबल हो और वो फिज़िकली और मेंटली एबल हो कंप्लाई करने के लिए। बर्नार्ड ने मैनेजर के फंक्शंस डिफाइन करते हुए कहा कि तीन प्राइमरी फंक्शंस हैं। पहला है प्रोवाइड एंड मेंटेन अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा है सिक्योर एसेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिविजुअल्स। तीसरा है फॉर्मुलेट एंड डिफाइन पर्पसेस। इन तीनों में कम्युनिकेशन फंडामेंटल है। इफ़ेक्टिव एग्जीक्यूटिव वो हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं और मेंटेन करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन इनेबल करती है।
बर्नार्ड की इंसाइट ने मॉडर्न कम्युनिकेशन थियोरी को डीपली इन्फ्लुएंस किया है और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को स्टैब्लिश किया है। अब हम देखेंगे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्रूशल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इंफॉर्मेशन एज में जो ऑर्गेनाइजेशंस इफ़ेक्टिवली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सक्सीड करती हैं। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ आईटी सिस्टम इंस्टॉल करना नहीं है, ये एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच है इंफॉर्मेशन को स्ट्रेटजिक रिसोर्सेज के रूप में ट्रीट करना। इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल को समझना इम्पॉर्टेंट है। पहला स्टेज है क्रिएशन या एक्विजिशन, जहाँ इंफॉर्मेशन जनरेट होती है या एक्सटर्नल सोर्सेस से एक्वायर की जाती है। दूसरा स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर में अरेंज किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। थर्ड स्टेज है स्टोरेज, जहाँ इंफॉर्मेशन को सिक्योर और एक्सेसिबल मैनर में प्रिजर्व किया जाता है। फोर्थ स्टेज है रिट्रीवल, जहाँ इंफॉर्मेशन को जब चाहिए तब एक्सेस किया जा सकता है। फिफ्थ स्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ इंफॉर्मेशन को रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स तक डिसमिनेट किया जाता है। सिक्स स्टेज है उसे जहाँ इंफॉर्मेशन से डिसीजन लिए जाते हैं और एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, वहाँ पे यूज़ करना उन सारे इंफॉर्मेशंस को। सेवेंथ स्टेज है डिस्पोजिशन, जहाँ आउटडेटेड या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को आर्काइव से डिलीट कर देना या फिर आर्काइव में ही इस तरीके से रखना जहाँ पे कि वो उतना इम्पोर्टेंस उसको नहीं देना, उतना स्पेस नहीं देना जितना मतलब हम बाकी चीज़ों को दे रहे हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में की रोल प्ले करता है। MIS, जिसको कि हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, MIS रेगुलरली और सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम रूटीन ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है इफ़िशिएंटली। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कॉम्प्लेक्स डिसीजन में मैनेजर्स को सपोर्ट करते हैं एनालिटिक टूल्स, जो भी एनालिटिकल टूल्स हैं प्रोवाइड करके। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इजी टू यूज़ फॉर्मेट में। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज को कैप्चर करता है, स्टोर करता है और शेयर करता है। अब इंफॉर्मेशन क्वालिटी क्रिटिकल है, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप इंफॉर्मेशन ले लिया और उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, आपने इंफॉर्मेशन टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ले लिया बट द क्वालिटी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, तो वो नहीं। इंफॉर्मेशन की क्वालिटी बहुत क्रिटिकल, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। पुअर क्वालिटी इंफॉर्मेशन से पुअर डिसीजन होते हैं जो कॉस्टली हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक मॉडर्न प्रॉब्लम है, जहाँ लोगों को इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो ओवरवेल्म हो जाते हैं और ट्रूली इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ऑर्गेनाइजेशंस को इंफॉर्मेशन फ़िल्टरिंग मैकेनिज़्म डेवलप करनी चाहिए और एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना चाहिए इंफॉर्मेशन लिटरेसी में। तो एक बात बड़ा ही it's very interesting to note here that too much information is also not good. Information adequate quantity में होना चाहिए, information overwhelm ना करे लोगों को। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी एक मेजर कंसर्न है। साइबर थ्रेट्स, डेटा ब्रीचेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये सब रिस्क हैं जिनसे हमें प्रोटेक्ट करना है थ्रू वेरियस मेजर्स। ऑर्गेनाइजेशंस को रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए, इंक्रिप्शन यूज़ करनी चाहिए, एक्सेस कंट्रोल लगाने चाहिए और रेगुलर बैकअप्स लेनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ को सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग देनी चाहिए। प्राइवेसी रेगुलेशंस जैसे GDPR को कंप्लाई करना ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग कल्चर प्रमोट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में। ऑर्गेनाइजेशंस में ये बात बहुत
इम्पॉर्टेंट है कि लोगों के पास अगर इन्फॉर्मेशन है और वो अगर हेल्पफुल हो सकता है तो उस चीज़ को शेयर होना चाहिए। अगर कोलैबोरेशंस जो हैं वो अगर इन्हांस करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, ओपन कम्युनिकेशंस को, तो वैसी चीज़ें हमेशा हेल्पफुल रहेगी अगर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होता है तो। लेकिन सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास कोई सेंसिटिव या वेरी हाईली सिक्रेटिव इंफॉर्मेशन है और यू आर टेलिंग इट टू एवरीबडी, वो भी नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस बनना है एक्सेसिबिलिटी और सिक्योरिटी के बीच में। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि हम कैसे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, तो कैसे ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन जो है उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या सीआईओ सीनियर पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में जो इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी ओवरसी करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए, असेसमेंट्स होने चाहिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, वेदर इट्स एफिशिएंट और नॉट। सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क प्रॉपरली। अब आते हैं मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें हम मेनली फोकस करेंगे मैरी पार्कर फॉलेट का जो कंट्रीब्यूशन है उस पे। सो मैरी पार्कर फॉलेट मैनेजमेंट थॉट में एक पायनियरिंग फिगर है। वो अपने टाइम से अहेड थी और उनकी उनकी आइडियाज़ आज भी रेलेवेंट है। 1920s और 30s में जब मैनेजमेंट साइंस डेवलप हो रहा था, फॉलेट ने ह्यूमनिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच एडवोकेट किया। वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थी, सोशल वर्कर थी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी थी। उनकी यूनिक बैकग्राउंड ने उन्हें होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया ऑर्गेनाइजेशन को देखने के लिए, क्योंकि वो सोशल वर्क भी कर रही थी, मैनेजमेंट में कंसल्टेंट भी थी। तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत हेल्प किया उनकी खुद के पर्सपेक्टिव को शेप करने में। कॉन्फ्लिक्ट एक इनएविटेबल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उठा के देखें, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, दैट्स इनएविटेबल। जहाँ भी डिफरेंट पीपल इंटरैक्ट करते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होना नेचुरल है। ट्रेडिशनल व्यू ये था कि कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव है और इसको ना सप्रेस करना चाहिए या एलिमिनेट करना चाहिए। लेकिन फॉलेट ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दी कि कॉन्फ्लिक्ट नेसेसरीली बैड नहीं है, ये क्रिएटिव फोर्स भी हो सकता है अगर प्रॉपरली मैनेज्ड करें हम इसको। तो फॉलेट ने कॉन्फ्लिक्ट को डील करने के 3 मेथड्स आइडेंटिफाई किए। पहला मेथड है डोमिनेशन, जिसमें एक पार्टी अपनी विल है दूसरी पार्टी पर इम्पोज करती है। ये विन लूज सिचुएशन है जिसमें एक साइड विक्ट्री अचीव करती है और दूसरी साइड डिफीट होती है। अथॉरिटेरियन अप्रोच ये है कंप्लीटली। इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन मिल सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। जो पार्टी लूज करती है वो रिजेंटफुल फील करती है, डिमोटिवेटेड फील करती है और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढती है रिटेलिएट करने की, विच इज़ वेरी नेचुरल। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट टॉक्सिक बन जाता है इन सब चीज़ों से और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जो सेकंड मेथड है कॉन्फ्लिक्ट को डील करने का, वो कॉम्प्रोमाइज़, जिसमें दोनों पार्टीज अपने डिमांड्स में से कुछ सैक्रिफाइस करती है और मिडिल ग्राउंड ढूंढती है। ये जो मेथड है वो डेमोक्रेटिक तरीका लगता है और वाइडली यूज्ड भी होता है। दोनों पार्टीज कुछ कुछ पाते हैं, कुछ खोते हैं। सुपरफिशियली ये फेयर सोल्यूशन लगता है, ऐसा लगता है कि ठीक है ना, दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। लेकिन फॉलेट ने इसके लिमिटेशंस पॉइंट आउट किए हैं। कॉम्प्रोमाइज़ में एक्चुअली दोनों पार्टीज डिससेटिस्फाइड रहती है क्योंकि उन्होंने अपनी जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन से बैक डाउन किया है, तो वो दोनों के दोनों ही डिससेटिस्फाइड रहते हैं। जो सोल्यूशन आया है वो ऑप्टिमल नहीं है, ये सेकंड बेस्ट सोल्यूशन है। क्रिएटिव पोटेंशियल रियलाइज नहीं होता है कॉम्प्रोमाइज़ में।
सो ये सारे लिमिटेशंस हैं कॉम्प्रोमाइज़ जब हम कॉन्फ्लिक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ से देखते हैं तो या फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब थर्ड जो है वो है फॉलेट के अकॉर्डिंग बेस्ट मेथड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में दोनों पार्टीज़ की अंडरलाइंग नीड्स और इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड किया जाता है और एक सॉल्यूशन ढूँढा जाता है जो दोनों की जेन्युइन नीड्स सैटिस्फाई करे बिना किसी को सैक्रिफाइस करने के। ये विन-विन सिचुएशन है। इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम को रीफ्रेम करना पड़ता है, क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ती है, ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। फॉलेट ने एक फेमस एग्जांपल दिया लाइब्रेरी में 2 स्टूडेंट्स के बारे में। एक स्टूडेंट विंडो ओपन करना चाहता है, दूसरा विंडो क्लोज रखना चाहता है। डोमिनेशन में एक की चलती, कॉम्प्रोमाइज़ में विंडो हाफ ओपन कर देते। इंटीग्रेशन में पता चला कि पहले स्टूडेंट को फ्रेश एयर चाहिए था और दूसरे स्टूडेंट को ड्राफ्ट से प्रॉब्लम थी, है ना? तो सॉल्यूशन ये था कि रूम में विंडो ओपन कर दो जहाँ से फ्रेश एयर आए, लेकिन कोई डायरेक्ट ड्राफ्ट ना आए, ठीक है? दोनों की नीड सेटिस्फाई हो गई बिना किसी सैक्रिफाइस। इंटीग्रेशन अचीव करना ईजी नहीं है, इसके लिए कुछ कंडीशन ज़रूरी हैं। सबसे पहले ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। पार्टीज़ को अपनी रियल इंटरेस्ट रिवील करनी चाहिए, ना कि सिर्फ पोजीशन स्टेट करनी चाहिए। ट्रस्ट होना चाहिए। फिर आप क्रिएटिव थिंकिंग जो है उसको इनकरेज करें। टाइम और पेशेंस चाहिए क्योंकि इंटीग्रेटिव सॉल्यूशंस इमीडिएटली एपरेंट नहीं होते। कोलैबोरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि एडवर्सेरियल एटीट्यूड। अगर आप एडवर्सेरियल एटीट्यूड रखेंगे तो आप या तो डोमिनेट कर सकते हैं या तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कल्चर ये है कि कॉन्फ्लिक्ट को कंस्ट्रक्टिवली एड्रेस किया जाए तो इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है। फॉलेट ने ये भी कहा कि कॉन्फ्लिक्ट को सप्रेस नहीं करना चाहिए, इवेड नहीं करना चाहिए। उनका कहना था ब्रिंग योर कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू द ओपन। कॉन्फ्लिक्ट को सरफेस पर लाना चाहिए जहां उनको एड्रेस किया जा सके। हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्टर करते रहते हैं और टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ओपन डिस्कशन से अंडरस्टैंडिंग आती है और सोल्यूशन इमर्ज करते हैं। फॉलेट की पावर की जो कॉन्सेप्ट थी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने डिस्टिंग्विश किया पावर ओवर एंड पावर विद। पावर ओवर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर डोमिनेंस एक्सर्ट करता है। पावर विद कोलैबोरेटिव कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग टुगेदर अचीव करते हैं। फॉलेट कोअर्सिव पावर की जगह को एक्टिव पावर प्रेफर करती थी। अथॉरिटी ऑर्डर्स देने से नहीं बल्कि लॉ ऑफ सिचुएशन से आनी चाहिए। मतलब सिचुएशन की रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन करनी चाहिए कि क्या एक्शन लेना है, ना कि बॉस की आर्बिट्ररी कमांड। फॉलेट की पार्टिसिपेशन की कॉन्सेप्ट भी रेवोल्यूशनरी थी। उन्होंने कहा कि वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए। जब लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो उस डिसीजन को ओन करते हैं और इम्प्लीमेंट करने में कमिटेड रहते हैं। ये डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का अर्ली एडवोकेट था जो लेटर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट थियरीज में डेवलप हुआ। फॉलेट ने कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस भी एम्फसाइज की। उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन दिया। पहला, कोऑर्डिनेशन बाय डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल पीपल कंसर्न। मतलब जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं उनको डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहिए, इंटरमीडियरीज के थ्रू नहीं। दूसरा, कोऑर्डिनेशन इन अर्ली स्टेजेस। जितना जल्दी कोऑर्डिनेशन हो उतना बेहतर है। तीसरा, कोऑर्डिनेशन एज अ रेसिप्रोकल रिलेटिंग ऑफ ऑल फैक्टर्स इन अ सिचुएशन। सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए होलिस्टिकली। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन एज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है बल्कि ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैरी पार्कर फॉलेट की आइडियाज़ ने मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट सल्यूशन जो भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के सल्यूशन है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, लीडरशिप थ्योरी, सबको इन्फ्लुएंस किया है। उनका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और एम्फेसिस ऑन इंटीग्रेशन एंड कोलैबोरेशन आज के कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट्स में हाईली रेलेवेंट है। क्रॉस फंक्शनल टीम, कंसेंसस डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वर्कशॉप्स, ये सब फॉलेट की फ़िलासफ़ी को रिफ्लेक्ट करता है। सो फॉलेट is as relevant as she was,
when she started off. In fact, even, more relevant now, because we live in a world where we want, cross-functional teams. We want decision making that is based on consensus, not on force. So ये सारी चीज़ें बहुत important है. अब आते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हम पीटर ड्रकर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे. सो पीटर ड्रकर को मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कहते हैं. उनकी न्यूमरस बुक्स और आर्टिकल ने मैनेजमेंट थिंकिंग को शेप किया है. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या फिर MBO भी कहते हैं जिसको शॉर्ट में, ड्रकर की सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस में से एक है जो उन्होंने 1954 में अपनी बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में इंट्रोड्यूस किया. MBO एक कम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव से अलाइन करता है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है. MBO की बेसिक फ़िलॉसफी ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस तब बढ़ता है जब मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ साथ में क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, प्रोग्रेस रेगुलरली मॉनिटर करते हैं और अचीवमेंट्स को रिव्यू करते हैं. ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में टॉप मैनेजमेंट गोल्स सेट करती थी और सबऑर्डिनेट्स को सिंपली बता दिया जाता था कि क्या करना है. MBO में पार्टिसिपेटिव अप्रोच है जिसमें एम्प्लॉयज़ अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने में इन्वॉल्व होते हैं. MBO दैट इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोसेस को स्टेप्स में समझ सकते हैं. पहला स्टेप है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का एस्टैब्लिशमेंट. टॉप मैनेजमेंट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स डिफाइन करती है. कंपनी कहाँ जाना चाहती है, क्या अचीव करना चाहती है, ये गोल्स क्लियर, स्पेसिफिकेशन और मेजरेबल होने चाहिए. वेग स्टेटमेंट्स जैसे वी वांट टू बी सक्सेसफुल से काम नहीं चलेगा. स्पेसिफिक गोल्स चाहिए जैसे इंक्रीज मार्केट शेयर बाय 10% और रिड्यूस कस्टमर कंप्लेन बाय 25%. ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिस पे फोकस करना है. सेकंड स्टेप जो है वो डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स का सेटिंग. ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ब्रेक डाउन करना पड़ता है डिपार्टमेंटल लेवल तक और फिर इंडिविजुअल लेवल तक. हर डिपार्टमेंट और हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में उनका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव सेटिंग पार्टिसिपेटिव प्रोसेस होनी चाहिए. मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स टुगेदर बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स रियलिस्टिक हैं, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं और क्या सपोर्ट चाहिए. इस डिस्कशन में 2-वे कम्युनिकेशन होती है. सबऑर्डिनेट अपनी लिमिटेशंस बता सकता है, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकता है. मैनेजर गाइडेंस प्रोवाइड करता है, प्रायोरिटीज़ क्लैरिफाई करता है, सपोर्ट अश्योर करता है. एक म्यूचुअली अग्रीड अपॉन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव इमर्ज होता है जो सबऑर्डिनेट ओनरशिप फील करता है क्योंकि उसने खुद पार्टिसिपेट करके सेट किया है, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट है उसमें. ठीक है. ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होनी चाहिए. बाय स्मार्ट, S stands for specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant and T for time. So ऑब्जेक्टिव जो है ये सारी चीज़ों से बाउंड होना चाहिए, चाहे वो स्पेसिफिसिटी हो, मेजरेबिलिटी हो, अचीवेबिलिटी हो, रेलेवेंस हो और टाइम हो. स्पेसिफिक मतलब क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. मेजरेबल मतलब क्वांटिफाइबल ताकि प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें. ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल दो एब्स्ट्रैक्टली और फिर बोलो कि ये प्रोग्रेस हो गया या फिर ये प्रोग्रेस नहीं हुआ. आपको एक स्पेसिफिक तरीके से बताना होगा. दैट कैन बी क्वांटिफाइबल. फॉर इंस्टेंस, रिड्यूस योर कस्टमर कंप्लेन बाय 25%. सो दैट कैन बी क्वांटिफाइबल. अचीवेबल मतलब चैलेंजिंग लेकिन रियलिस्टिक. ना तो टू इजी ना तो टू इम्पॉसिबल. ऐसा कुछ मत अचीवेबल दे दो जो कि तुरंत ही अचीव कर दिया जाए और फिर आप बोलो कि अरे ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है. या तो फिर कुछ ऐसा मत दे दो जो कि इतना मतलब इम्पॉसिबल ही हो अचीव करना, फिर बोलो कि अरे वी कांट अचीव एनीथिंग. सो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है. रेलेवेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल से अलाइन करना चाहिए. मतलब कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रॉड गोल ABC है तो आप वही काम कर रहे हो तभी आप रेलेवेंट हो पाओगे. टाइम बाउंड मतलब डेडलाइन
स्पेसिफाइड, मतलब अगर आपने सोचा है कि मुझे कंप्लेंट जो 25% रिड्यूस करना है 6 मंथ्स में, तो वो 6 मंथ में काम होना चाहिए। अब कंप्लेन आप 25% रिड्यूस करो 5 साल में, तो दैट वोंट बी कॉल्ड अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। For example, reduce production defects by 15% within 6 months by implementing quality control measure। एक ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि मैंने आपको कंप्लेन वाले में भी बताया, ठीक है। थर्ड स्टेप है एक्शन प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद प्लान बनाना पड़ता है कि वो कैसे अचीव होंगे, क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या टाइमलाइन है, कौन से माइलस्टोन्स हैं। एक्शन प्लान डिटेल्ड होनी चाहिए ताकि क्लैरिटी रहे। फोर्थ स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन। प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को ऑटोनॉमी देनी चाहिए अपने काम को करने में। माइक्रो मैनेजमेंट अवॉइड करना चाहिए। माइक्रो मैनेजमेंट अगर आप करोगे तो फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुल के काम नहीं कर पाएंगे। मैनेजर का रोल है सपोर्ट प्रोवाइड करना, ऑब्स्टिकल रिमूव करना, गाइडेंस देना जब ज़रूरत हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब ज़रूरत हो। फिफ्थ स्टेप है पीरियोडिक रिव्यू एंड मॉनिटरिंग। MBO में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में कॉन्टीन्यूअस फीडबैक मैकेनिज्म होता है। रेगुलर इंटरवल पर मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट मिलते हैं प्रोग्रेस डिस्कस करने के लिए। ये फॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल से अलग है, ये इनफॉर्मल चेक इन्स हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है उनको अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। अगर ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स अनरियलिस्टिक लग रही हैं चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस की वजह से, तो मॉडिफिकेशन की जा सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक होती है। जो सिक्स स्टेप है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। टाइम पीरियड एंड होने पर फॉर्मल अप्रेजल होता है जिसमें अचीवमेंट्स को ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट मेजर किया जा सकता है। कि जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उसको आपने किस तरीके से अचीव किया है, उन सब को ध्यान रख के एक फॉर्मल अप्रेजल होता है। ये इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि क्लियर मैट्रिक्स प्री डिफाइंड थे। डिस्कशन होता है कि क्या अचीव हुआ, क्या अचीव नहीं हुआ, क्यों अचीव नहीं हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना। सक्सेस को रिकग्नाइज और रिवॉर्ड किया जाता है। फेलियर को एनालाइज किया जाता है लर्निंग के लिए, ना कि ब्लेम करने के लिए, और हम फेलियर से सीखें, ये है मेन पर्पस। इस इवैल्यूएशन के बेसिस पे रिवॉर्ड, प्रमोशंस, डेवलपमेंट प्लान डिसाइड होते हैं। सेवेंथ स्टेप है फीडबैक एंड नेक्स्ट साइकिल की प्लानिंग। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से जो इंसाइट्स मिलती हैं उनको यूज़ करके नेक्स्ट साइकिल के ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। MBO एक कॉन्टीन्यूअस साइकिल है जो रिपीट होती रहती है। हर साइकिल से ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों इम्प्रूव होते हैं। MBO के कई बेनिफिट्स हैं, ठीक है। पहला बेनिफिट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, क्योंकि क्लियर गोल्स डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और एफर्ट्स फोकस होते हैं। दूसरा बेनिफिट है बेटर कम्युनिकेशन, क्योंकि रेगुलर डिस्कशंस होते रहते हैं मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट के बीच। थर्ड बेनिफिट है इंक्रीज्ड मोटिवेशन, क्योंकि एम्प्लॉय अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने में पार्टिसिपेट करते हैं और ओनरशिप फील करते हैं। फोर्थ बेनिफिट है ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि इवैल्यूएशन प्री डिटरमिन क्राइटेरिया के बेसिस पर होता है, ना कि सब्जेक्टिव जजमेंट के बेसिस पे। ये फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। लेकिन MBO की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो एक्नॉलेज करनी चाहिए। पहली लिमिटेशन है कि MBO टाइम कंज्यूमिंग और पेपर वर्क इंटेंसिव हो सकता है। ऑब्जेक्टिव सेट करना, डॉक्यूमेंट करना, रिव्यू करना, ये सब टाइम लेते हैं, चाहे क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस है। और इसको बहुत ही नुआंस्ड वे में करना होता है। अगर सिस्टम टू ब्यूरोक्रेटिक बन जाए तो इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। दूसरी लिमिटेशन है कि एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव से
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नेग्लेक्ट हो सकता है, कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मेजर्स करना मुश्किल हो जाता है, जैसे टीम वर्क, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एट्सेट्रा। सो इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो इसको मतलब इसका कंट्रीब्यूशन ना कहीं कहीं कम दिखने लगता है। अगर सिर्फ मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस हो तो ये इंटैंजिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस इग्नोर हो सकते हैं। थर्ड लिमिटेशन है कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव पर ओवर एम्फेसिस से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सफ़र कर सकता है। अगर सब लोग इमीडिएट टारगेट अचीव करने में लगे हैं तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नेग्लेक्ट हो सकती है। फोर्थ लिमिटेशन है कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर सपोर्टिव नहीं है, अगर ट्रस्ट और ओपननेस नहीं है, तो पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग जेन्युइन नहीं होती। इट बिकम्स अ रिचुअलिस्टिक एक्सरसाइज जिसमें सबऑर्डिनेट्स को फील होता है कि उनकी इनपुट एक्चुअली मैटर नहीं करती और डिसीजंस ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड हैं। फिफ्थ लिमिटेशन है कि अगर गोल्स टू रिजिड सेट हो जाते हैं और चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होते तो प्रॉब्लम होती है। बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक है, प्रायोरिटीज़ चेंज होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। सिक्स्थ लिमिटेशन है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, अगर मैनेजर्स ट्रेन नहीं हैं एमबीओ प्रोसेस में, तो सिस्टम फेल हो सकता है। एमबीओ को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट चाहिए, एडिक्वेट ट्रेनिंग चाहिए, सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर चाहिए। Despite these limitations, MBO एक powerful. So, thank you for watching the video. And if you find this video helpful, please like and subscribe to our channel Pathshala. अगर आप कुछ suggestions देना चाहते हैं, so you're most welcome to give it in our comment section. See you in the next video where we'll learn political science from scratch.